साथियों, हिंदी व्याकरण प्रवाह में आपका स्वागत है। पिछले प्रकरण में हम लोगों ने संधि के प्रथम भेद स्वर संधि के बारे में पढ़ा था और आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि, स्वर संधि में क्या था? स्वरों का स्वरों से मेल हुआ और उससे जो उत्पन्न हुआ विकार वह स्वर संधि कहलाए। व्यंजन संधि का क्या है परिभाषा? व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि को हम 7 प्रमुख नियमों से आसानी से समझ सकते हैं। आज हम इन्हीं 7 नियमों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला नियम हम लोग देखेंगे। पहला नियम है क च ट त प। जो हमारे 5 वर्ग हैं उनके प्रथम वर्ण के बाद क च ट त प, इनके बाद किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर य, र, ल, व, ठीक है, या कोई स्वर आए, आने पर क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। पहले क च ट त प वर्ग के पहले अक्षर, पहले वर्ण के बाद तीसरा या चौथा, यानी 1 + 3 या 4, 1 धन 3 या 4, तीसरा या चौथा, उसका क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण अपने वर्ग का। अपने वर्ग का मतलब क्या होगा? जैसे क वर्ग का है, क के बाद तीसरा आया किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आया। ये नहीं कि वर्ग जो आया इसके बाद वाले का तीसरा वर्ण हो जाएगा, क ख ग हो जाएगा। च है यहाँ पर और फिर किसी का तीसरा या चौथा आए, या र ल व आए या स्वर आए तो क्या हो जाएगा? च छ ज हो जाएगा। ट का भी इसी प्रकार से, त का भी और प का भी यही हाल है। फिर है पहले वर्ग के बाद य र ल व आए, उसमें भी यही नियम काम करेगा। तीसरा हो जाएगा अपने वर्ग का। ये सरलतम रूप है याद करने का। फिर पहले क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आए तो वो भी तीसरा हो जाएगा अपने वर्ग का। ये हमारा पहला नियम कह रहा है। क्या कह रहा है? पहले आने पर, पहले के बाद तीसरा या चौथा आने पर तीसरा हो गया अपने वर्ग का ही, यानी कि किसी भी वर्ग का। और फिर पहले के बाद या फिर य र ल व आए तब भी तीसरा हो जाएगा अपने ही वर्ग का। और पहले के बाद मतलब वर्ग के पहले अक्षर के बाद, पहले स्वर वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आएगा तो वहां भी तीसरा हो जाएगा। ठीक, जैसे दिग, उदाहरण हम देखेंगे ना तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। धन गज, अब क्या हो गया? का है ये प्रथम वर्ण और ये तीसरा आया तो क्या हो गया? अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी क का तीसरा क्या हो गया? ग। तो क्या हो जाएगा यहां हमारा? दिग्गज। ठीक, और क्या होगा? तत्दर्शन,
दर्शन, त है, ठीक, त है, ये त थ द आया तीसरा वर्ण, तो भी ये हो जाएगा तदर्शन, त का द हो गया तीसरा वर्ग, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब ये तो अपने अपने वर्ग के अपने ही तीसरे वर्ण आए हैं, आप सोच रहे हैं कि यही होता होगा, नहीं, दी कोई अन्य भी आए, जैसे तत् धन रूप, अब क्या आया, य र ल व में से आया ना, तो भी तीसरा होगा किसका, त का, त थ द तीसरा हुआ ना, ये हो गया तद्रूप, ठीक। और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण देख लें, स्वर का, अच है, अब इसमें अंत जुड़ा तो क्या हो गया, च छ ज, च का तीसरा क्या हो गया, ज, अजंत हो गया, समझ में आ गया होगा। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा आए, यर लव आए, स्वर आए, तो जो यहां पर होगा उसके वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब दूसरा नियम हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा नियम, फिर वही क चट तप, दो नियम हमारे क चट तप यानी पांचों वर्ग के प्रथम अक्षर से जुड़े हुए हैं, क च ट त प के बाद न या म आने पर, न या म होने पर क चट तप के बाद न या म आने पर क चट तप अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, अपने वर्ग के, पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे ये दूसरा नियम है हमारा, याद कर लीजिएगा, जैसे अप धन मय, क्या हो गया, प के अब पंचम वर्ण क्या है, प वर्ग का पंचम वर्ण, प फ ब भ म हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा, अम्मय, ठीक। फिर आएगा जैसे जगत है नाथ, अब क्या हो जाएगा, त अपने वर्ग का पंचम वर्ण, त थ द ध न में बदल गया, जगन्नाथ, उत धन नति, यहां क्या हो गया, उन्नति, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या कह रहा है, ये तो क च ट त प के बाद के नियम है, तीसरा नियम हमारा कहता है यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो तब उसका क्या हो जाएगा, तो वह अनुस्वार या अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा, तब वह अनुस्वार या अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे अहंकार, म है, अब इसके बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, हमें पता है, हमारे 5 वर्ग है, क च ट त प, और उसमें क से लेकर म तक 25 वर्ण आते हैं जो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यह कह रहा है कि यदि म के बाद हमारा कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो उसका अनुस्वार हो जाएगा, या फिर
अपने ही वर्ग का, अपने वर्ग का यानी क है तो क वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं, ये एक है और पंचम वर्ण के रूप में लिखना है तो अहंकार। ठीक है, फिर आया सम गम, इसको भी हम दो दो रूप में लिख सकते हैं, संगम अनुसार भी हो गया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, पम चम क्या हो गया, पंचम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। च का पंचम वर्ण क्या है, या, च छ ज झ या, क्या हो गया पंचम। ठीक है, ये हमारा तीसरा नियम था। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्या हो रहा था, इधर वाला आ रहा था तो इसके अनुसार बदल रहा था, लेकिन तीसरे नियम में क्या है, इस तरफ जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण होगा। ठीक है, अभी माँ का पंचम वर्ण है, माँ तो अपने आप में अंतिम है, स्पर्श व्यंजनों का सबसे अंतिम व्यंजन तो माँ ही है, क से लेके म तक, क च ट त प, ये 5 वर्ण है। तो ऐसा नहीं है, ये नियम क्या कर रहा है, यहाँ म है, म के बाद ही कोई चीज हो रही है इसमें छोड़, लेकिन यहाँ स्पर्श व्यंजन का इधर जो रहेगा, क रहे, ख रहे, ग रहे, घ रहे, म तक कोई भी रहे, उसके वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा या फिर अनुनासिक, दोनों ही सही है। इस पर बहुत विवाद होता है, नहीं ये नहीं सही लिखा है, ये सही लिखा है, या ये सही नहीं लिखा है, ये सही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। संधि हमारी कहती है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा नियम है, चौथे नियम के बारे में जानेंगे। 3 नियम हमने अच्छे से याद कर लिए। देखिए भाषा में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, भाषा वैज्ञानिक नई नई चीजों को खोजते हैं, वो अलग विषय है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अभी हम संधि पढ़ रहे हैं तो हम संधि के अनुसार चल रहे हैं, फिर इस पर भी मैं चर्चा करूंगी, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम चौथे नियम पर चलते हैं, स और त वर्ग पर। चौथा नियम कह रहा है सकार यानी कि स और त वर्ग के बाद शकार आए, श है, ठीक है, या च वर्ग आ जाए तब क्या हो जाएगा, तब स का श हो जाएगा, और तकार में, त वर्ग में जो भी वर्ण है उसका क्रमशः च वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, च वर्ग में वो बदल जाएगा, त है तो च में, थ है तो छ में, इस तरह से बदलता चला जाएगा। ठीक है, और इसी पर पूरा है केंद्रित यह चौथा नियम। ये तो हो गई सकार और च वर्ग की बात। यदि स के बाद श, तीनों स की बात हो रही, दंत, तालव्य और मूर्धन्य, दंत त के बाद यदि तालव्य स आया तो तालव्य हो जाएगा, मूर्धन्य है तो मूर्धन्य स आ जाएगा, और इसी तरह से त वर्ग है, त वर्ग के बाद अगर च वर्ग आ रहा है तो च वर्ग हो जाएगा, और ट वर्ग आने पर, ट वर्ग आने पर ट वर्ग हो जाएगा, स का श और त वर्ग का ट वर्ग हो जाएगा। जैसे रामस शेते, अब क्या हो गया, स है, स है
इसके बाद शकार आया, श आया, तो क्या हो जाएगा, स भी शकार में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, और हमारा हो जाएगा रामश्येते। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आएगा सत धन चित। सत चित, ता है, ता क्या बदल जाएगा, किसमें, च में। तकार, त वर्ग के बाद अगर च वर्ग आया तो क्या हो जाएगा, च वर्ग, बाद वाला वर्ग हो जाएगा, बाद वाले वर्ग का वर्ण आ जाएगा। त के बाद च आया है तो ये च में बदल जाएगा। अब हो गया सचित, सतजन, ता है, अब इसके बाद ज आया, ठीक, ता है, इसके बाद ज आया, तो इसी के रूप में बदलेगा, ये नहीं कि तब अब सज्जन हो जाएगा, सचजन नहीं होगा, सज्जन हो जाएगा। ठीक है, जो वर्ण आएगा क्रम से वही बदलता चला जाएगा। ठीक, फिर आता है हमारा पांचवा नियम। पांचवा नियम कहता है यदि त और द के बाद ल आएगा, ल आ जाता है, तो त और द बदलकर ल हो जाते हैं, त और द ल में परिवर्तित हो जाते हैं, ल में परिवर्तित हो जाते हैं। और यदि न के बाद ल आता है, न के बाद ल आएगा, आने पर क्या होगा, अनुनासिक के साथ ल होगा, अनुनासिक के साथ ल हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लें तो समझ में आ जाएगा, जैसे उत धन लास, अब ये ता है, ता के बाद ला आया तो क्या कह रहा है कि ला में बदल जाएगा, तो क्या हुआ, उल्लास, ता का ला बन गया। ठीक, और ना के बाद ला आ रहा है तब क्या करेंगे, ल में अनुनासिक के साथ बदल देंगे, महान धन लाभ, अब क्या हुआ, महान लाभ, ये हमारा अनुनासिक भी बदल गया और अनुनासिक में भी बदल गया और ल के साथ जुड़ गया, महान लाभ। ठीक है, अब हमारा आता है छठवां नियम। छठा नियम हमारा क्या कह रहा है, यदि चाहिए, एक मिनट में लिख देते तभी ज्यादा समझ में आएगा। छठा नियम हमारा कहता है यदि वर्णों के अंतिम अक्षर को छोड़कर कोई भी वर्ण आए, वर्णों का अंतिम अक्षर यानी पांचों वर्ग का अंतिम वर्ण, यदि वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़कर वर्णों का अंतिम, वर्गों का अंतिम वर्ण क्या है, क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, अंगा, क ख ग घ अंग। इसी तरह च वर्ग का इ, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म, इनको छोड़कर कोई भी वर्ण आए तो कोई भी शेष वर्ण आए
और उसके बाद ह आए, इनको छोड़ करके कोई भी वर्ण हो, किसी भी वर्ण के बाद वर्ण के बाद ह आए, तब क्या हो जाता है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, अपने वर्ग का चतुर्थ वर्ण होगा, और जो वर्ण है ह के पहले वाला वह तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ह आएगा तो पूर्व वर्ण जो है उसका तो चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, और ह के ठीक पहले वाला जो अक्षर है वह अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। नहीं समझे? उदाहरण देखिए, ये ह आने पर ह के स्थान, इसके स्थान पर क्या होगा, चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, हो जाता है अपने वर्ग का, ठीक है। और ह का पूर्ववर्ती वर्ण, पूर्व वर्ण क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। पहले हम पूरी परिभाषा लिख लें, फिर उसके बाद बताते हैं क्या है। उदाहरण है जैसे कि उत्हत, क्या है, उत धन हत। अब क्या बनेगा, हम देख रहे हैं ग नहीं है, या नहीं है, ड़ नहीं है, ना नहीं है, म नहीं है, बाकी कोई भी वर्ण आ गया, ठीक। और इसके बाद ह आया, ह आया तो क्या कह रहा है कि ये अपने वर्ण का चौथा वर्ण हो जाएगा, अपने वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। त थ द ध, ध हुआ, और ह के ठीक पहले वाला तीसरा वर्ण हो जाएगा, मतलब त भी तीसरे में बदलेगा और चौथा भी होगा, तो क्या हो जाएगा, उद्धत। त थ द, त तो बदल गया तीसरे वर्ण में, द, और ये हट गया, इसकी जगह पे क्या हो गया, चौथा वर्ण। ह क्या हो जाएगा, चौथे वर्ण में बदल जाएगा, और त क्या है, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो त थ द ध, ये ह का वर्ग नहीं है, त का ही वर्ग का चौथा भी होगा और तीसरा भी होगा। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि यदि वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़कर, जैसे अंग, य, ड़, न, म को छोड़कर कोई भी वर्ण आए, कोई भी व्यंजन वर्ण आता है ना, उसके बाद ह हो, तो ह आने पर क्या हो जाएगा, ह तो इस वर्ग के, इस वर्ग के, यहां से कोई मतलब नहीं, यहां तो ह ही होगा और कुछ नहीं होगा, तब तो नियम ही नहीं होगा। तो ह के का रूप किस में बदलेगा, इसके चौथे वर्ण में बदलेगा, और ये किस में बदलेगा, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो ये तो हो गया त थ द, द में बदल गया, और ह कहाँ बदला, इसके चौथे में, त थ द ध, उद्धत, ठीक, ये बदला उद्धत। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, एक ये तरीका जो आजकल चल रहा है, और एक यह तरीका जो हम लोगों के टाइम में चलता था, समय पे चलता था, ठीक है। इसी तरह से उद्धार, एक और उदाहरण समझ ले हम लोग। त क्या बदला, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी फिर द में हुआ उद, और ह कहाँ बदला, इसके चौथे वर्ण में, ध में, उद्धार या उद्धार में बदला, ठीक। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं।
वाक हरि। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे ता तल से ही उदाहरण दे रही हैं, ऐसा नहीं। क है, अब देखिए य अंगा य ण न म, इसमें से कुछ नहीं है, हमने देख लिया। और यहाँ ह है, फिर यही नियम काम करेगा। क का क्या हो जाएगा, क अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये क का वर्ग क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग, क ख ग, तो ये तो हो गया हमारा ग। और ह कहाँ जाएगा, क के ही, क वर्ग के ही चौथे वर्ण में जाएगा। यहाँ तो कोई वर्ग है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, क ख ग घ, घ चौथा है तो वाक घरी, ये हो गया हमारा। ठीक, ये हमारा छठा नियम था। सातवां नियम बहुत ही सरल है, पर उसमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए क्या क्या देखते हैं हम लोग चौथे सातवें नियम में। सातवां नियम कहता है कि यदि, सातवां नियम हमारा कहता है यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो, ह्रस्व स्वर स्वर, ये अपवाद है। अभी तक हम व्यंजन के बाद की बात कर रहे थे, अब यहाँ हमारा क्या कह रहा है, यही है, यही मैं कह रही थी, ध्यान देना पड़ेगा। ह्रस्व स्वर के बाद, स्वर कह रहा है, व्यंजन नहीं कह रहा, स्वर कह रहा है। ह्रस्व स्वर के बाद छ हो, तब क्या होगा, तो छ के पहले च जुड़ जाता है, तो तब छ के पहले च जुड़ जाएगा। नियम बता रहा है स्वर का और संधि करा रहा है व्यंजन में। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ ले कि व्यंजन संधि का उदाहरण है कि स्वर संधि का उदाहरण है, तो समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो ह्रस्व की बात है, दीर्घ की बात आ रही है। दीर्घ स्वर में यह नियम विकल्प से होता है, जरूरी नहीं है, कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता, ये अपवाद स्वरूप होता है। ह्रस्व स्वर में तो होना ही होना है, ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आया तो उसके पहले च जुड़ जाएगा। जैसे कि आयधन छत्र है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अहित छत्र। ठीक, परिधन क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा, परिधन छेद है, तो हमारा क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। ठीक, परंतु दीर्घ स्वर, अगर दीर्घ स्वर के बाद आए तो यह नियम अपवाद स्वरूप होता है। दीर्घ स्वर के बाद छ आने पर, जरूरी नहीं कि सबके साथ च जुड़े, परंतु अपवाद स्वरूप होता है। छ आने पर, जैसे हम लोगों ने ओष्ठ अधरोष्ठ वाला उदाहरण पढ़ा था स्वर संधि में, एक अपवाद व्यंजन संधि में भी है। आने पर, दीर्घ स्वर के बाद छ आने पर अपवाद स्वरूप च जुड़ता है, जुड़ जाता है, कहीं जुड़ता है और कहीं नहीं भी जुड़ता है। जैसे अपवाद क्या है, एक उदाहरण से हम समझ लें। जैसे शाला छादन, शाला धन छादन, तो हमारा क्या हो जाएगा, शाला छादन। ठीक है, यह अपवाद स्वरूप है नियम। ठीक, अब इसके अगले भाग में हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। विसर्ग संधि में भी 7 नियम है, यदि हम उसको आसानी से समझ लेंगे उदाहरण के द्वारा तो अभी हमारा तैयार हो जाएगा, हमारी संधि तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।